बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 11/8/2024 का क्वेश्चन पेपर है। और जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक जिला का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो ये सबका मिक्स क्वेश्चन पेपर है। और हो सकता है यह पेपर आपने पहले भी लगाया हो, बट आज इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। और फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? आंसर आप कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्रेंड्स, ये पहुंचाता है जाइलम। कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। और जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसका परिवहन कौन करता है? तो उसका परिवहन फ्लोएम करता है। और फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? अब यहाँ पर देखिए आधुनिक शब्द लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, तो आवर्त सारणी का जनक जो है ये मेंडलीव को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ठीक है, बट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये बनाया था किसने? तो हेनरी मोसले ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार तालिका में इन्होंने व्यवस्थित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और सेशन के एंड में आप सभी लोग फ्रेंड्स ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न बड़ा ही बार पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है। यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, प्रश्न इस तरह से पूछता कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता तो ये आपका डोडा बेटा होता। ठीक है ना, डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी लोग। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, और यह करता क्या है कि ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के आग न लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2023 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, चूंकि एग्जाम 2024 में लिया गया था अगस्त महीने में, मैंने आपको अभी बताया भी है। बट अब आपको 2024 वाला याद करके जाना होगा। देखिए 2024 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निहोन हिंडाल्को को। ठीक है ना, किसको दिया गया था? एक जापानी संगठन है, संस्था है निहान हिंडाल्को, इसी को 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। बट यहाँ पर 23 पूछा गया है, तो 23 में किसको दिया गया था? तो ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क बताएंगे सभी लोग कि यूरेनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए, यूरेनियम का अयस्क जो है इसमें से पिच ब्लेंड है। कौन सा है? पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पिच ब्लेंड। क्लियर? पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अच्छा, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? और देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में यह निहित है। क्लियर? किस आर्टिकल में है? 352 से 360 में।
और संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 18 में है। आपातकाल किस भाग में है? तो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में। क्लियर, इतना आप याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है 20 और 21 है। ठीक है, 20 और 21 है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यह अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइसोसोम है और एक राइबोसोम है, बताइए। लाइसोसोम इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। अच्छा, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइजोसोम या राइबोसोम? तो याद रखिएगा इसकी खोज जॉर्ज पलाडे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज पलाडे ने किया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से? तो फ्रेंड्स ये धौलावीरा है। धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, और ये पड़ता कहाँ पर है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, वेदों की लौटों का नारा इन्होंने दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए देखिएगा, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी, तो गुलामगिरी लिखा है ज्योतिबा फुले ने। ठीक है ना, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने, और यह गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? देख सकते हैं ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि पूछा गया है कि बिहार में, तो बिहार में जो है कहाँ पर? पटना में किया गया था। पटना में जो है 1632 में, 1632 में जो है पटना में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है? रेड डाटा बुक, बताइएगा। रेड डाटा बुक, देखिए रेड डाटा बुक जो है यह कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUCN का? तो याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात यूनेस्को की भी आ रही है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में है, WWF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी में है। चलिए उसके बाद देखिए, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? बताइए, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो एक न्यूटन में जो है डाइन पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 10 के पावर 5 होता है। ठीक है ना, 10 के पावर 5 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, बताइए। तो फ्रेंड्स कौन थे ये? CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे,
याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो फ्रेंड्स ये संजय मल्होत्रा हैं अभी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट, तो फ्रेंड्स बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका गलनांक उच्च होता है और यह उष्मा और जंग को सहन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का। चलिए उसके बाद देखिए, IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन आपको आगे मिल जाएंगे। इसी में आंसर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका स्थापना 1919 में रसायन विज्ञान की उन्नति के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। देखिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर थे। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आप वोल्ट देख रहे हैं, वोल्ट, वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव की SI यूनिट होती है और ओम प्रतिरोध का होता है, और ये जो वाट है ये पावर का होता है, शक्ति का होता है, ठीक है। देखिए बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका COOH का होल 2, यानी कि इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिन बुझा हुआ चूना अगर पूछता तो CaO होता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वासुकीनाथ झा को, दरअसल देखिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था 2023 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में ही इनको प्रदान किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है, और इनको दिया गया था मैथिली के लिए, मैथिली के लिए, ठीक है। अब आपको 2024 वाला भी याद करके जाना होगा। देखिए 2024 में पहले आपको मैथिली का बता देता हूँ। 2024 में मैथिली के लिए दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। किनको दिया गया है? तो महेंद्र मलंगिया को मैथिली के लिए, ठीक है, याद रखिएगा 2024 में। अच्छा, हिंदी में किसको दिया गया है? गगन गिल को दिया गया है, गगन गिल को हिंदी में दिया गया है, ठीक है। और संस्कृत में किसको दिया गया है? दीपक कुमार शर्मा को, ठीक है। चलिए, बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा गया है, कितना है बिहार में महिला साक्षरता दर? तो फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं बिहार में महिला साक्षरता दर की, तो ये आपका 51.5% है, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, 51.5%। चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर पूछता कि महिला साक्षरता दर किस जिला में है, तो याद रखिएगा रोहतास में है। रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, और महिला साक्षरता दर भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांझर कुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है? मांझर कुंड, तो देखिए मांझर कुंड जो है ना, ये आपका एक जलप्रपात है, और ये रोहतास जिले के सासाराम के पास कैमूर रेंज में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह काव नदी पर, किस नदी पर? तो काव नदी है एक, वहीं पर यह एक झरना और खंडित प्रकार का जलप्रपात है, तो ये रोहतास हो जाएगा। अच्छा, एक तेलहर कुंड है, एक क्या है? तेलहर कुंड है। तो अगर तेलहर कुंड पूछता तो कहाँ पर बताएंगे? तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में है। कहाँ पर है तेलहर कुंड? तो ये कैमूर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए अब जिला पूछा गया, वैसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होता, बट यहाँ पर जिला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ये दिबांग घाटी का अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, दिबांग घाटी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइएगा। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी, ठीक है, सिंगापुर में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये बिहार के सासाराम में है, और यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, अगर पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में वह किस कला का नमूना है,
तो आपको याद रखना है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सासाराम बिहार। उसके बाद देखिएगा कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका, जिसको कि हम लोग पील बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है ना, ये आपका कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, PN भगवती थे, और एक और नाम याद रखिएगा VR कृष्ण अय्यर। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ VR कृष्ण अय्यर। ठीक है ना, कृष्ण अय्यर। तो यहाँ पर देखिए PN भगवती का नाम दिया गया है, बट आपको BR कृष्ण अय्यर का भी दोनों लोगों का नाम याद रखना है। ठीक है ना, इन्हीं को जो है भारत में पील की यानी कि जो जनहित याचिका है अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, चलिए, और जो जनहित याचिका थी इसकी अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई थी। देखिए ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है और बाकी नीचे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। देखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका ग्रीनपीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। 1971 में जो है कनाडा में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसकी स्थापना किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका बाकी 2 ऑप्शन है। 29 नंबर है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट। बताइए यहाँ पर क्या होगा? एज हंग्री एज, मतलब बोलते हैं ना किसके जैसा भूखा है, तो हम लोग सीधे बोल देते हैं एज हंग्री एज ओल्फ, भेड़िए जैसा। ठीक है ना, देखिए द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर इज, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को। आपको याद है ना कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से। ठीक है ना, और फिर 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को, और सांकेतिक रूप से